नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की न्यूज ऑन मैप इंडिया सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत की कुछ ऐसी लोकेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले हफ्ते चर्चा में रही हैं और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इनको हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। पिछले हफ्ते आपको एक एमसीक्यू दिया गया होगा प्रैक्टिस के लिए, सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे की बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। तो सवाल था, हाल ही में चर्चा में रहा कुरुवा द्वीप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, गुजरात या फिर तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कुरुवा द्वीप के बारे में। तो ये चर्चा में इसलिए था कि यहाँ पे इको टूरिज्म के लिए लोगों के इस जंगल के आसपास, इस आइलैंड के आसपास घूमने फिरने के लिए इको टूरिज्म डेवलप किया जा रहा था। और वहां की हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इकोलॉजी को नुकसान हो सकता है। उसकी वजह से इसका अभी कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया है, इसका डेवलपमेंट वहां पे रोक दिया गया है, जिसकी वजह से ये चर्चा में था। और इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो ये केरल में स्थित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप यहाँ फोटो देख सकते हैं, काफी सुंदर सी जगह है ये कुरुवा आइलैंड। और ये चर्चा में इसीलिए था, जो कि मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे इको टूरिज्म की वजह से कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही थी, जिसको हाई कोर्ट ने वहां पे स्थगित कर दिया है। इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो ये केरला में स्थित है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस जगह पे आप पाएंगे, उत्तरी केरला के आसपास आप पाएंगे कि यहाँ पे ये कुरुवा आइलैंड स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देखते हैं आज के इस एपिसोड का। गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफूली सांगू नदी प्रणालियों में पाई जाती है। वे केवल मीठे पानी में रहती हैं और उपध्वनि ध्वनियां उत्सर्जित करके शिकार करती हैं। वे भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। इनमें से आपको सही कथनों का चुनाव करना है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले की बात करें, वे गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना और कर्णफूली सांगू नदी प्रणालियों में पाई जाती है। जब हम बात कर रहे हैं इन तीन नदियों की, तो ये भारत की तीन मुख्य नदियां हैं जो कि बांग्लादेश में जाती हैं। ठीक है, फिर जब हम बात कर रहे हैं कर्णफूली सांगू नदी की, ये जो है ये आपकी नेपाल की कुछ मुख्य नदियां हैं। अब गौरतलब बात यह है कि ये दोनों नदी प्रणालियों में, अगर हम देखें गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफूली सांगू, इनमें ये आप देखेंगे कि गंगा नदी डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा कि ये केवल मीठे पानी में रहती है और उपध्वनि ध्वनियां उत्सर्जित करती है। ठीक है, केवल मीठे पानी में रहती है, ये बात तो सही है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं उपध्वनि ध्वनियां, या फिर आप यूं कहें कि सब सोनिक वॉइसेस, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये पराध्वनि जो होती है, ये वो पराध्वनि ध्वनियां उत्सर्जित करती है और फिर इन्हीं की सहायता से ये वहां पे शिकार करती है। क्योंकि ये देख नहीं सकती, ये लगभग अंधी होती है, जिसकी वजह से ये इन ध्वनियों के माध्यम से पराध्वनिक ध्वनियां, या फिर आप यूं कहें अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक नॉइसेस उत्पन्न करती है, उसके बाद शिकार करती है। ठीक है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका पीछे वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये गलत है। आगे वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये केवल मीठे पानी में रहती है। ठीक है, अगला है, वे भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि बिहार में इलीगल सैंड माइनिंग होती है, जिसकी वजह से वहां के कोर्ट्स ने कहा कि इन इलीगल सैंड माइनिंग से इनके हैबिटेट को नुकसान हो रहा है। जो डॉल्फिन्स हैं उनके हैबिटेट और रहने वाले क्षेत्र में नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो इलीगल सैंड माइनिंग है उनको रोकना जरूरी है। इसी वजह से ये चर्चा में थी, इसलिए हमने ये सवाल देख लिया है। तो यहाँ पे आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो आप कह सकते हैं 1 and 3 इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, इनके बारे में अगर बात करें तो मोस्टली हम देख ही चुके हैं। पहले आप देखेंगे कि ये फ्रेश वाटर यानी खाली मीठे पानी में रह सकती है, डीप वाटर में यानी गहरे पानी में रहती है। इसके अलावा ये अल्ट्रासोनिक साउंड यूज करती हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, एमिटिंग अल्ट्रासोनिक या फिर पराध्वनिक ध्वनियां वो उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इसके अलावा इनको सूसू भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये ऐसी ध्वनियां उत्पन्न करती है उसकी वजह से एक स्पेसिफिक आवाज आती है, इसलिए उनको उस आवाज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सूसू है। ठीक है, इसके अलावा अगर हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे, ये वो एरिया है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपकी गंगा, यहाँ से ब्रह्मपुत्र और यहाँ पे कहीं पे मेघना, ये नदियां यहाँ पे आती है और बांग्लादेश में चली जाती है। तो इस एरिया के अंदर आपके ये डॉल्फिन्स बहुतायत में पाई जाती है। आपको पता होगा बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी है, वो इसीलिए यहाँ पे बनाई गई है क्योंकि इस एरिया में इनकी बहुतायत है। इसके अलावा आप देखेंगे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इनकी मौजूदगी पाई जाती है, क्योंकि ये यहाँ चंबल
ये चंबल में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पे दो नदियों के बारे में बात की गई थी जो कि नेपाल से है और वहां पे भी इनकी यूं कह सकते हैं कि मौजूदगी है। ठीक है, तो ये इनका एक्सपांस हो गया जहां पे ये रहती है। इसके अलावा अगर हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में अनुसूची 1 में है, आईयूसीएन स्टेटस देखेंगे तो ये इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो ये क्लियर है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक नेशनल डॉल्फिन सेंचुरी भी बनी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे विक्रमशिला सेंचुरी जो कि 1991 में बिहार के भागलपुर में बनाई गई थी। ठीक है, और फिर यहाँ पे नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है जो कि पटना बिहार में है। ठीक है, इसके अलावा एक और ऐसी सेंचुरी बनाई जा रही है जो कि हस्तिनापुर में है और ये यूपी में है। तो ये प्रपोज्ड है, अभी तक बनी नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ समय में ये बन जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हुई डॉल्फिन के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हुलॉक गिब्बन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिणी चीन के वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में हुलॉक गिब्बन की दो अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। गिब्बन, जिन्हें सभी बांदरों में सबसे छोटा और सबसे तेज माना जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जंगल में रहते हैं या जंगलों में रहते हैं। ठीक है, आपको देखना है कि कितने यहाँ स्टेटमेंट सही है। पहला देखते हैं, वे पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण चीन के वनों में पाए जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मैप पे, ये आपके हुलॉक गिब्बन का एक फोटो है। यहां देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि पहली बात कि ये साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरी आप देखेंगे भारत में दो प्रजातियां पाई जाती है। एक ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में, ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में जो प्रजाति पाई जाती है उसका नाम है वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन, क्योंकि ये आपका पूर्वी एरिया हो गया, ये पश्चिमी एरिया, तो इनको पश्चिमी हुलॉक गिब्बन नाम से जाना जाता है। फिर आप देखेंगे दूसरी प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है, आपको पता होगा ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है दिबांग। ठीक है, दिबांग नदी के पूर्वी इलाकों में ये पाया जाता है, इसलिए इनका नाम है ईस्टर्न हुलॉक गिब्बन या फिर पूर्वी हुलॉक गिब्बन। ठीक है, तो ये यहाँ पाया जाता है। आप देखेंगे अगर ये यहाँ पाया जाता है तो इसके पास में या चाइना में और यहाँ नीचे की तरफ म्यांमार में भी पाया जाएगा। जब हम इनकी बात करते हैं तो ये असम में, असम के आसपास के एरिया में भी पाए जाते हैं जो कि बांग्लादेश। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनकी कितनी प्रजातियां पाई जाती है। तो आप पहला देखेंगे पूर्वोत्तर भारत बिल्कुल सही है, बांग्लादेश सही है, म्यांमार सही है, दक्षिणी चीन सही है, यहाँ पे सारी जगह पे पाए जाते हैं। फिर भारत में दो अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, पूर्वी और पश्चिमी, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है गिब्बन, जिन्हें सभी बांदरों में सबसे छोटा और सबसे तेज माना जाता है, दक्षिण पूर्वी एशिया के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जंगलों में रहते हैं। ये बिल्कुल सही है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ये सही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। हमने इनके बारे में बात कर ली है, मैप हमने देख लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं इनके बारे में। हुलॉक गिब्बन, हुलॉक हुलॉक भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला एकमात्र वानर है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात करें तो यहाँ पे पाया जाने वाला एकमात्र वानर है। हुलॉक गिब्बन का क्षेत्र ब्रह्मपुत्र साल्वेन नदियों के बीच है, जो पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी बांग्लादेश, उत्तरी म्यांमार और दक्षिणी चीन के एक छोटे से हिस्से को कवर करता है। ठीक है, भारत में यह पूर्वोत्तर तक सीमित है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में और दिबांग नदी के पूर्व तक सीमित है, जो कि हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट असम के उत्तर पूर्वी भाग में एक वर्षावन है। दूसरा है, यह विभिन्न जानवरों, विशेष रूप से हाथियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवासी मार्ग के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह डी एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभ्यारण्य, काबू चापरी प्रस्तावित रिजर्व फॉरेस्ट और दिब्रू साखोवा राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ता है। यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात हो रही है। पहला तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट। अब इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में सरकार ने ये प्लान किया है कि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा, असम के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और ये एक वर्षावन है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, यह विभिन्न जानवरों के लिए एक या फिर खास तौर पे, विशेष तौर पे हाथियों के लिए एक प्रवासी मार्ग के रूप में कार्य करता है। और ये कुछ अभ्यारण्यों के नाम दिए गए, जैसे डी एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभ्यारण्य है, काबू चापरी प्रस्तावित रिजर्व फॉरेस्ट और डिब्रू सैखवा, इनके बीच में या फिर इनको जोड़ता है। ठीक है, आपको देखना है कि सही विकल्प कौन से हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पोबा रिजर्व फॉरेस्ट का फोटो है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये असम वाला एरिया है और असम के यहाँ उत्तर पूर्व में यहाँ कहीं पे पोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। दूसरा है कि ये एक, यूं कहेंगे कि प्रवासी मार्ग है। तो यहाँ पे आप देखिए, इस पर्टिकुलर मैप में आपको समझ में आएगा। देखिए, ये पोबा रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है। ठीक है, इसके अगर उत्तर में यहाँ देखेंगे तो डाइंग एरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे मौजूद है। फिर यहाँ पे एक नदी है और उसके बाद नीचे आप देखेंगे, इस नदी के जस्ट नीचे दिब्रू सैखोवा भी है। ठीक है,
तो ये बेसिकली इनको जोड़ने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रवासी मार्ग बनता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट दूसरा भी आपका यहाँ सही हो जाएगा। सी उत्तर होगा आपका, 1 और 2 दोनों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ओम पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। समुद्र तल से लगभग 5900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ओम पर्वत भारत, चीन और नेपाल की सीमा पर है। धारचूला की व्यास घाटी में माउंट ओम कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। दो चीजों के बारे में बात की गई है, एक ये भारत, चीन और नेपाल की सीमा पे है, दूसरा बोल रहे हैं कि ये मानसरोवर यात्रा में एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, आप उत्तराखंड में देखेंगे, उत्तराखंड के आप यहाँ पे देखें तो इस एरिया में, यहाँ ऊपर की तरफ, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे एक ओम पर्वत है। ठीक है, और ये रूट देखिए आप, न्यू दिल्ली से काठगोदाम, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, दारचूला होकर के ओम पर्वत की तरफ और फिर आगे ये मानसरोवर की तरफ जाता है। तो ये इस रूट पे है। ठीक है, दूसरा ये जो ओम पर्वत है ये पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये मानसरोवर का रूट है जिसके ऊपर ये स्थित है। ये धारचूला घाटी, ये जो एरिया है धारचूला का, और ये धारचूला घाटी है। ठीक है, तो ये बात हो गई ओम पर्वत की, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो धारचूला व्यास की घाटी में ओम माउंटेन कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात है कि भारत, चीन और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो आप देखिए, ये ओम पर्वत है, यहां पे आप देखेंगे ये नेपाल का एरिया हो जाता है, ये उत्तराखंड के इस तरफ नेपाल है। ठीक है, और इस तरफ आपका तिब्बत और चाइना वाला एरिया, तो ये तिब्बत, तो मतलब चीन इस तरफ है, नेपाल इस तरफ है, और ये भारत है। ठीक है, तो ये उनके ट्राई जंक्शन पे है। तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाती है। तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही है। खबर में ये इसलिए था क्योंकि जब हम ओम पर्वत की बात करते हैं, ये फेमस है क्योंकि जब यहाँ पे सर्दियां होती है तो बर्फ गिरती है, और बर्फ जब गिरती है तो यहाँ पे एक ओम की आकृति बनती है, जिसकी वजह से इसका नाम ओम पर्वत है। अब मजे की बात यह है कि पिछले साल सर्दियों में वो आकृति नहीं बनी, और साइंटिस्ट को लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से या फिर ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट की वजह से बर्फ जो है पिघल गई है, और उसकी वजह से ये आकृति नहीं बन पा रही है। ठीक है, इसकी वजह से ये चर्चा में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, महाबोधि मंदिर परिसर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन के संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक है। पहला मंदिर सम्राट अशोक ने अपनी पहली शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार में बनवाया था, और वर्तमान मंदिर 5वीं या 6ठी शताब्दी का है। तीसरा स्टेटमेंट है, यह पूरी तरह ईंटों से निर्मित सबसे पुराना बौद्ध मंदिरों में से एक है जो गुप्त काल के अंत से भारत में अभी तक खड़ा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो बोध गया हो गया, फिर राजगीर हो गया, ये कुछ एरियाज है काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला मंदिर सम्राट अशोक ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार में बनाया था, और वर्तमान मंदिर 5वीं या 6ठी शताब्दी में बना हुआ है। ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं पहली मंदिर की, तो ये अशोक जो हुए थे वो 3री शताब्दी में हुई थी, ईसा पूर्व 3री शताब्दी में। ठीक है, तो उसकी वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। ये मंदिर पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है, और सबसे पुराने मंदिरों में से एक ऐसा मंदिर है जो भारत में खड़ा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपसे पूछा गया है कि कितने सही नहीं है, तो आप कहेंगे कि केवल एक सही नहीं है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ सही उत्तर होगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आप मंदिर की फोटो देख पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही भव्य मंदिर है, और यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान बुद्ध को इनलाइटनमेंट मिली थी, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये महाबोधि मंदिर है आपका। आगे आप देखेंगे कि ये बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में है। ये देखिए बिहार, और इसके इस पार्ट में, सदर्न पार्ट में आप देखेंगे गया डिस्ट्रिक्ट है, और वहीं पे ये महाबोधि टेम्पल स्थित है। ठीक है, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन और विशेष रूप से ज्ञान प्राप्ति के संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक है, जो कि बिल्कुल हमने देखा। पहला मंदिर सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था, क्योंकि उसी वक्त अशोक हुए थे। वर्तमान मंदिर 5वीं या 6ठी शताब्दी का बना हुआ है। यह पूरी तरीके से ईंटों से निर्मित है, और ये गुप्त काल का मंदिर है। ठीक है, तो ये बात हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में विश्नोई समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले आशोज अमावस्या त्योहार के कारण निम्नलिखित में से किस राज्य में मतदान की तारीख को संशोधित किया गया, या मतदान की तारीख में आप ये कह सकते हैं बदलाव किया गया? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, अब अगर आपको पता है कि विश्नोई जो ये समुदाय है किस तरफ रहता है, तो आपको इसका आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। हालांकि इसका आंसर जो है वो ए है, हरियाणा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि विश्नोई समुदाय रहता किस तरफ है।
ये फोटो आप देख पा रहे हैं, ये आसोज अमावस्या के सेलिब्रेशन की फोटो है जो कि यहाँ पे डाली गई है। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो भारत का पश्चिमी भाग है, उत्तर पश्चिमी भाग है इधर, ये जो राजस्थान का पश्चिमी इलाका है, यहाँ पे ये बहुतायत में रहते हैं। इसके अलावा भी आसपास के एरिया में विश्नोई समुदाय पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि हरियाणा, पंजाब के कुछ एरियाज में भी इनकी मौजूदगी है। इसलिए आप देख पाएंगे कि इस एरिया में, पश्चिमी भाग में विश्नोई समुदाय पाया जाता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे उत्तर आपका होगा हरियाणा, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या कर्नाटक? इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। धौलपुर करौली को अभी रिसेंटली टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ये भारत का 55वां टाइगर रिजर्व होगा। जब हम भारत की बात करें तो ये भारत का 55वां है, और जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो ये राजस्थान का 5वां होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहां सही उत्तर है। कि लोकेशन देख लीजिए, ये फेमस है टाइगर्स के लिए क्योंकि टाइगर रिजर्व है ऑब्वियसली। और यहाँ पे आप देखेंगे कि राजस्थान में ये 5वां है। इससे पहले सरिस्का, रणथंभौर, रामगढ़ विसधारी, मुकुंदरा स्थित है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि राजस्थान के पूर्वी हिस्से में यहाँ पे धौलपुर और करौली 2 अलग अलग जिले हैं, और इस एरिया में धौलपुर करौली नाम से 55वां टाइगर रिजर्व जो है बनाया गया है। इसके अलावा ये बाकी सारे टाइगर रिजर्व यहाँ दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये आपकी रिवीजन में काम आएगा। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कूनो नेशनल पार्क कहां स्थित है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड? ये बहुत ही आसान सवाल है, इसको हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। कूनो चर्चा में इसलिए था कि अभी हाल ही में आपको पता होगा कूनो में कुछ चीता जो है अफ्रीका से लाए गए थे। उनमें से एक चीता जिसका नाम पवन है, जो कि कूनो से बाहर पाया गया और मृत पाया गया, ठीक है। ऐसा माना जा रहा है कि पानी में डूबने से या फिर सिर्फ उसका पानी में जब उसको मृत अवस्था में पाया गया तो देखा गया कि सिर्फ उसका जो सिर है वो पानी में डूबा हुआ था। इसकी वजह से ये बहुत सारे यहाँ पे स्पेकुलेशंस हो रहे हैं, ठीक है। इस वजह से ये चर्चा में था, और यहाँ पे सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या ये चीता के रहने के लायक स्थान है भी या नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा इसकी लोकेशन देखेंगे आप तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ये आपका कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कूनो टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा गांधी सागर भी अभी चर्चा में था। गांधी सागर इसलिए चर्चा में था, ये कहा जा रहा है कि चीता का दूसरा जो घर है वो गांधी सागर को माना जा रहा है। ऐसे और चीता हम लोग अफ्रीका से लाने वाले हैं, इन्हें यहाँ गांधी सागर में रखने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से ये काफी चर्चा में रहे हैं 2। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरिया है जो बार बार किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते हैं। जब आप बात करें दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व, ये आपका 54वां है। धौलपुर करौली से पहले इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पन्ना की बात करें अगर, पन्ना आपको पता है कि केन बेतवा रिवर वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट की वजह से काफी चर्चा में रहता है, ठीक है। सतपुड़ा इंपॉर्टेंट है, कान्हा इंपॉर्टेंट है। पेंच आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पे स्थित है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इनका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उससे पहले चीता के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि ये सबसे जब हम बिल्लियों की बात करते हैं या फिर बिग कैट्स की बात करते हैं तो ये सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। और इनका एंसेस्ट्री या फिर इनके आप कह सकते हैं इनका पास्ट जो है 8.5 मिलियन साल पहले से ट्रेस किया जा सकता है। और अभी भारत में अगर हम बात करें, वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो चीताओं का नंबर जो है वो लगभग 7500 के आसपास है, ठीक है। भारत में ये संख्या नहीं थी, इनकी जनसंख्या नहीं थी, सॉरी संख्या नहीं थी, तो इसी वजह से इनको अफ्रीका से भारत लाया गया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एशियाटिक चीता और नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीकन चीता के बारे में बात करें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट है जो आप ध्यान रखेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। अरब सागर में चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, चक्रवात गर्म समुद्री जल पर बनते हैं जहां नम हवा ऊपर उठती है और जिससे कम दबाव वाली प्रणाली बनती है जो कोरियोलिस प्रभाव के कारण तीव्र हो जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है, अरब सागर में चक्रवात बंगाल की खाड़ी की तुलना में कम तीव्र होते हैं। तीसरा है, भारत द्वारा नामित चक्रवात अस्ना अरब सागर में सबसे हालिया चक्रवाती तूफान है। इनमें से आपको सही कथनों का चुनाव करना है, ठीक है। तो आप इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।